हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में। पिछले वीडियो में हम सिविक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर उसे क्लिक करके देख लीजिए। फॉर्मेट वही रहेगा। ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1 लिखने के बाद यहाँ नीचे कौशल का नाम लिख लेंगे, उद्देश्य लेखन कौशल। फिर आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, चक्र यानी पीरियड, समय 6 मिनट, विषय इतिहास और प्रकरण यानी जो भी टॉपिक आपको पढ़ानी है उस टॉपिक का नाम। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया है तुगलक काल। इसके बाद आता है घटक नंबर 1, उद्देश्यों को छात्र के व्यवहार परक बनाना, अर्थात आप पढ़ाने के लिए जो भी उद्देश्य बनाएं वो छात्रों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। नंबर 2, उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। नंबर 3, व्यवहार किस परिस्थिति में होगा, स्पष्ट संकेत करना। नंबर 4, छात्रों के कार्यों को न्यूनतम स्तर में निर्धारित करना, जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, छात्र उसे पहले से जानते हों। और नंबर 5 है विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध बनाना। आप जो भी विषय वस्तु कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उसका और आप जो उद्देश्य बना रहे हैं उसका, दोनों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। फिर घटक के बाद आता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें 3 तरह के उद्देश्य बनाए जाते हैं। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी उस पाठ या विषय वस्तु से छात्रों का ज्ञान क्या होगा, अर्थात वे विषय वस्तु से क्या क्या जान पाएंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें छात्रों की समझ को विकसित करने के उद्देश्य बनाए जाते हैं। और तीसरा और अंतिम उद्देश्य है प्रयोगात्मक उद्देश्य। जो भी छात्रों ने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, विषय वस्तु को समझा है, उसका वे अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर प्रयोगात्मक उद्देश्य बनाए जाते हैं। ज्ञान, बोध और प्रयोग के उद्देश्य बनाते समय किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उस पर मैं ऑलरेडी सिविक्स के माइक्रो लेसन प्लान वाले वीडियो में विस्तार से समझा चुका हूँ। आप उस पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं इन उद्देश्यों को। ज्ञानात्मक उद्देश्य में नंबर 1, छात्र तुगलक काल के संस्थापक का नाम बता सकेंगे। नंबर 2, छात्र तुगलक काल की समयावधि मतलब काल लिख सकेंगे। और नंबर 3, छात्र तुगलक काल के शासकों की सूची बना सकेंगे। फिर यहाँ बोधात्मक उद्देश्य में नंबर 1, छात्र तुगलक काल की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र तुगलक काल के स्मारकों, भवनों की महत्ता स्पष्ट कर सकेंगे। और नंबर 3 है छात्र तुगलक काल के शिल्पकला तथा सामाजिक जीवन की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य के बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। नंबर 1, छात्र तुगलक काल के शासन संरचना की प्रक्रिया प्रदर्शित कर सकेंगे। और नंबर 2 है छात्र तुगलक वंश के विस्तार को मानचित्र के माध्यम से दर्शा सकेंगे। ये रहा शिक्षण अधिगम व्यवस्था में बनाए जाने वाले ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों उद्देश्यों के बारे में। इसके बाद आता है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में एक निरीक्षणकर्ता या पर्यवेक्षक आपके उन सभी घटकों की जांच करते हैं जो इस कौशल के लिए ज़रूरी होते हैं। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक निरीक्षणकर्ता क्लास में पीछे बैठकर आपके पढ़ाने की शैली की जाँच कर रहे होते हैं। आपको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आप इन कौशल के लिए ज़रूरी जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उसका प्रयोग पढ़ाने के दौरान कर रहे हैं या नहीं। यहाँ वे सब वही घटक दिए गए हैं जो हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं, जैसे उद्देश्यों को छात्र के व्यवहार परक बनाना। यदि आपने जो उद्देश्य बनाया है वो छात्रों के व्यवहारिकता पर आधारित है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। इसी तरह अन्य बाकी घटकों की भी पर्यवेक्षक द्वारा जाँच की जाती है। इसके बाद निरीक्षणकर्ता अपना कोई सुझाव या समालोचना देते हैं, जैसे यदि आपने उद्देश्य बनाने में कहीं कोई गड़बड़ी की है या कोई दोष या कमियां हैं तो उसमें सुधार कर सकें और माइक्रो टीचिंग को और प्रभावशाली परफेक्ट बना सकें। यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।